खत्म ही मान लीजिए हो गया। पॉलिटी वाले में आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, पॉलिटी का एकदम शानदार सेशन हो रहा है शाम को 7:30 बजे, एकदम बेहतरीन मजा आ जाएगा, ऐसा सेशन है ना। जैसे जो लोग पॉलिटी में थोड़ा सा भी वीक हैं आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली सर बात हम नहीं, तो बहुत अभी कुछ जुड़े आपको हैं, सीखने लग को रहा मिलेगा। बहुत बैक हो गए हम तो। बैक हो गए तो कोई बात नहीं है, जहां से जुड़े वहीं से शुरुआत कीजिए ना, सब हो जाएगा फिर से, कोई दिक्कत वाली बात ठीक थोड़ी ना है। यूट्यूब पे सारा जहां से वीडियो पड़ा है, जुड़िएगा। जाके देखो। हाँ, यूट्यूब पे सारा वीडियो तो डाला ही हुआ है ना। ग्रुप में एक बार यूट्यूब का लिंक जो है कि आपको छोड़ते हुए छोड़ देते हैं एक बार यहाँ पे, है ना, ठीक सर। देख लीजिए वहां पे सारा कुछ जो है कि आपको डाला हुआ है। ठीक है सर। ये रहा यूट्यूब का लिंक नीचे में। चलते हैं 80 नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं, देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय जो बराबर होता है ना, वो एनएनपी पर जो है कि आपको क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे जो है कि आपको बराबर होता है, एफसी है ना, फैक्टर कॉस्ट पे। पहले जो निकलता था ना वो मार्केट प्राइस पे निकलता था, बाद में चल के इसको क्या कर दिया गया, फैक्टर कॉस्ट पे जो है कि आपको निकाला गया, है ना। देखिएगा तो कारक जो है क्या लागत एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, और ये एनएनपी किस पे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट के जो है कि इक्वल जो है कि आपको निकलता है। और शुद्ध जो है कि राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे, एनएनपी राष्ट्रीय जो है, सॉरी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी का, और जीएनपी से क्या हटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो जो है कि एनएनपी जो है कि हमको क्या होता है, प्राप्त जो है कि आपको हो पाता है। एनएनपी की बात करेंगे, एनएनपी का कारक का, एनएनपी कारक, कारक लागत से तात्पर्य होता है कि उत्पादन के लिए, है ना, कारकों की लागत, लागत से है। जैसे भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम, श्रम के लिए कर्मचारियों का भुगतान, है ना, पूंजी का ब्याज, और जो है कि उद्यमिता के लिए लाभ, जो है कि ये सब कारक हो सकता है। कारक लागत और एनएनपी, बाजार, बाजार मूल्य, मूल्य पर एनएनपी से क्या घटाएंगे, शुद्ध जो है कि प्रत्यक्ष कर को जो है कि आपको घटा देते हैं। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलता है। एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस जो है कि क्या होता है, इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो है कि आपको घटाते हैं। बाजार मूल्य की वह कीमत जो उपभोक्ता वास्तव में चुकाता है, उसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का क्या होता है, घटक भी जो है कि आपको शामिल होता है। और एनएनपी एफसी, एफ एमसी बराबर क्या होता है, तो एनएनपी एफसी प्लस जो है कि आपको क्या, डायरेक्ट टैक्स माइनस क्या, सब्सिडी जो है कि आपको होता है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, 1967-68 में जो है कि आपको किया गया था। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, 20 रुपया का अनुमान जो है कि 20 रुपए। आपको लगाया था। वैज्ञानिक दृष्टि से भारत का राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम 1931-32 में प्रोफेसर किसके द्वारा, बीके आर, बीके आर आरबी जो है कि आपको राव के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। इस पे चर्चा हो चुका है पहले, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 81 नंबर सवाल। सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों और प्रतिबंधों को हटा देना क्या कहलाता है, रुकावट या प्रतिबंधों को हटा देना कभी ना बताते, उदारीकरण का कहलाता है ना। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, जो रुकावट आपका लगा हुआ है घर से, वो रुकावट को हटा देना, यही उदारीकरण जो है कि आपको कहलाता है। देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर दे, हाँ ठीक। बोल रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित निर्धारित जो है कि बाधाओं और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदारीकरण जो है कि आपको कहलाता है। उदारीकरण तब होता है जब जो चीज पहले से क्या हो, पहले से प्रतिबंधित जो है कि आपको हो, है ना। तब यह प्रतिबंधित नहीं हो, जब यह सरकारी नियमों में जो है कि आपको ढील दे दिया जाता है, तो वही ढील को ही क्या कहते हैं, उदारीकरण जो है कि आपको कहते हैं। और नई औद्योगिक नीति की बात करेंगे, इसकी घोषणा कब होती है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में जो है कि आपको नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है। और इसे एलपीजी सुधार के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है, क्योंकि नीति के मुख्य जो है कि आपको 3 आयाम थे। कौन कौन था, एलपीजी का उदारीकरण था, निजीकरण था, और वैश्वीकरण जो है कि आपको था, है ना। एलपीजी इसी को कहा जाता है, लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, और ग्लोबलाइजेशन जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एलपीजी सुधारों में भारत वर्ष 1991 में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, प्रधानमंत्री थी पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। और वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो है कि आपको थे, है ना। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो है कि आपको थे। एलपीजी सुधार के विचार के पीछे मुख्य जो है कि आपको व्यक्ति कौन थे, तो मुख्य व्यक्ति जो है कि आपको मनमोहन सिंह का नाम जाता है। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का क्या कहा जाता है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है कि आपको कहा जाता है, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है 82 नंबर सवाल। 82वां सवाल बोलता है कि राज्य का, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो
जनगणना 2011 के 11 में साक्षरता दर में तीसरे जो है कि सर्वाधिक मान रखता है। तीसरा सर्वाधिक मान कौन रखता है? तो मिजोरम। तीसरा रखता है मिजोरम रखता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पहला दूसरा तीसरा, इसीलिए हम अपने क्लास में जो भी डेटा करते हैं ना, उसमें पहला दूसरा तीसरा को रखते हैं। क्या कि देखिए इसमें पहला पूछा, पहला सबको पता है, पहला सबको पता है केरल, इसलिए पहला पूछवे नहीं किया, दूसरा पूछवे नहीं किया, इसको तीसरा जो है कि जाकर एक मिला इसको। तो पहला दूसरा तीसरा में तीसरा मिला कौन? तीसरा जो है कि आपको मिजोरम का मिला। ठीक ना। सबसे ज्यादा जो है कि आपको देखिएगा तो 93.91% किसका है? केरल का जो है कि केरल। आपको दिखाई देगा। केरल का दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप का दिखाई देगा। केंद्र शासित प्रदेश में 92। टॉप यही करता है लक्षद्वीप, 92.28 होने वाला है। तीसरे स्थान पे यहाँ पर देखिए मिजोरम का होगा। क्या होगा? मिजोरम का जो है कि आपको होगा 91.58 होगा। और चौथे स्थान पे जो है कि आपको त्रिपुरा का होगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा का 87 जो है कि आपको कितना होगा? 75 जो है कि आपको 75 होगा। और पांचवें स्थान पे गोवा का जो है कि आपको होने वाला। देख रहे हैं कहाँ डेप्थ से थोड़ा सा जाके पूछ रहे हैं ये सब क्वेश्चन। में मिला के पूछ लिया है ना सर? हाँ, सब में राज्य और मिलाइएगा। तो केंद्र यहाँ पर शासित लक्षद्वीप मिला एगो के। दे दिया ना, तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर लिख भी दिया, क्वेश्चन में देखिए लिख दिया, जी सर। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में तीसरा स्थान पे कौन है, लिखा है ना ऊपर में। क्वेश्चन में क्लियर कट बात कर दिया है कि हम दोनों को मिला के पूछ रहे हैं, हम अलग अलग नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जो है कि साक्षरता दर की बात करेंगे। सबसे न्यूनतम किसके पास है? अपने बिहार के पास है, बिहार। 63 जो है कि 82। उसके बाद तेलंगाना 66.5। अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको कितना है? अरुणाचल प्रदेश 66.95 जो है कि आपको होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि बेला डीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला की लोहा। खान लॉ एक्ट के लिए किसका होगा? लॉ लोहा के लिए। लॉ एक्ट के लिए जो है कि आपको होगा। ठीक ना, लॉ एक्ट के लिए जो है कि आपको होगा। और बेला डीला की खान जो है कि आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिला में होगा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ जिला में जो है कि आपको एक पहाड़ी श्रृंखला है जो उच्च जो है कि श्रेणी का। यहाँ पे क्या मिलता है बेला डीला में? हेमेटाइट जो है कि आपको मिलता है ना, हेमेटाइट मिलता है। और हेमेटाइट की बात करेंगे, ये अयस्क किसका होने वाला है? तो ये लोहा का अयस्क जो है लोहा कि का। आपका होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन जो है कि आपको उड़ीसा करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा माइका या अभ्रक का उत्पादन कौन करता है, तब कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक भंडारण किसके पास है माइका का? झारखंड। झारखंड के पास सबसे अधिक जो है कि आपको भंडारण है। और वही कोरापुट की खान, ये कहाँ का है? कोरापुट का खान उड़ीसा का खान है जो। अच्छा, कोडरमा क्षेत्र है आपको झारखंड का है, जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और वहाँ यहाँ क्या है? यहाँ कोरापुट है। ये कोरापुट उड़ीसा का है, किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए। और सभी कोयला उत्पादक राज्य में छत्तीसगढ़ कोयला में सबसे बड़ा जो है कि उत्पादक राज्य है। और उसके बाद जो है कि आपको कौन है? झारखंड और उड़ीसा है। मतलब झारखंड हो गया दूसरे स्थान पे, और थर्ड स्थान पे कौन हो गया? उड़ीसा हो गया। लेकिन भंडारण की बात करेंगे, भंडारण सबसे अधिक किसके पास है कोयला में? झारखंड। झारखंड के पास सबसे अधिक भंडारण की बात करेंगे, किसके पास है? झारखंड के पास है। झारखंड के झरिया खान कोयला के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। और भारत में सर्वप्रथम कोयला की खोज पश्चिम बंगाल के रानीगंज में जो है कि आपको किया गया। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होने वाला है। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में अभ्रक या कच्चा उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड के जादूगोरा किसके लिए होने वाला है? जादूगोरा हो गया, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतरी किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध होने वाला है। और मध्य प्रदेश का पन्ना ये हीरे के लिए प्रसिद्ध होने वाला है। कर्नाटक के कोलार और हट्टी खान ये किसके लिए होगा? सोना के लिए होगा। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है कि सोना का कौन करता है? तो ये कर्नाटक जो है कि आपको करता है ना, कर्नाटक करता है। बिहार के जमुई के करमटिया खान जो है कि किसके लिए होगा? तो ये सोना के लिए होगा। और ये भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का अनुमान यही करमटिया के खान में जो है कि आपको लगाया गया कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यहीं पे जो है कि आपको हो सकता है। बस अनुमान लगाया गया, मिला अभी नहीं है। ठीक है ना? 84वें नंबर सवाल। कर्नाटक में तो उत्पादन चल रहा है, इसी पर ना केजीएफ फिल्म बना है ना? केजीएफ फिल्म देखे है ना, इसी पे बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 84वां नंबर सवाल। 84वां नंबर सवाल बोलता है, क्या नहीं दिखा रहा है स्क्रीन? तो आपका नेटवर्क वीक होगा, नेटवर्क वीक होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस संस्थान को आरबीआई विनियम जो है कि आपको नहीं करता है? मतलब उसका रेगुलेटिंग आरबीआई नहीं करता। तो देखिए इसमें से किसका आरबीआई नहीं करेगा? तो आवास एवं वित्त बैंक का करेगा। उपक्रम
उपकरण एवं निवेश जो है कि संबंधित संस्था, इसी का जो है कि आपको विनियमन जो है कि आपको आरबीआई नहीं करता है। आवास एवं वित्त जो है कि बैंक, यह एक गैर वित्तीय कंपनी है और इन दोनों पर भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है, विनियम होता है, मतलब विनियम इसके लिए करता है। नियम कानून जो है कि आपको बनाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो लिंगानुपात सबसे कम की बात करेंगे, ये किसका था? दमन एवं दीप का जो है कि आपको सबसे कम था। किसका था? दमन दीप का जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको देखने को मिलेगा। केंद्र अब तो शासित सर मिल प्रदेशों में गया है दमन तो दीप क्या का होगा सर? क्या 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 अब तो दोनों मिल गया, दमन दीव दादर नगर हवेली, तो वही होगा। ये अच्छा, तो 2011 ये का है कब ना, तो मिला है? यही होगा। हाँ, अब अभी तक तो तो उसके बीच बाद में तो मिला हुए है। नहीं किया है, तो जब तक डेटा पूछेगा तो 2011 ही का डेटा पूछेगा ना साहब, बात समझ रहे हैं ना? यस भले सर। अब ना जाके मिलाया है इसको, लेकिन डेटा ये पहले का डेटा है ना, वर्तमान का नाम मिला दिया है इसको, लेकिन डेटा तो पहले का बना हुआ है, तो वही डेटा रहेगा, है ना, दमनदीप ही रहेगा, यस सर। है ना, उसमें नहीं जोड़ेगा, दादर नगर हवेली नहीं जोड़ेगा। अगर जोड़ देगा तो तब फिर खेले गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर दुद्दू को आ जाएगा वहां पे, है ना, बात समझ रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं। तो दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीप जो है कि आपको प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर दमन दीप में? 618। 618 जो है कि आपको महिलाएं जो है कि आपको होने वाली है। ठीक ना, 618 जो है कि आपको महिलाएं जो है कि आपको होने वाली है। और भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को प्रभाषित करता है। यही क्या होता है? यही लिंगानुपात जो है कि आपको होता है। भारत का लिंगानुपात 943 जो है कि आपको होने वाला है। और बाल लिंगानुपात की बात करेंगे, कितना होगा? 914 जो है कि आपको होगा। केरल में सबसे अधिक जो है कि आपको लिंगानुपात होगा, कितना होगा केरल का लिंगानुपात? 1084 जो है कि आपको होगा। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला कौन होगा? तो ये मिजोरम में होगा। मिजोरम में कितना है? 971 होने वाला है। और राज्यों में सबसे अधिक, राज्यों में हरियाणा सबसे जो है कि आपको कम जो है कि लिंगानुपात वाला राज्य होगा। कितना है हरियाणा के पास? 830 होने वाला है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दमनदीप का होगा, कितना है? 618 जो है कि आपको होने, है ना, 618 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हम पूछ दो चार सवाल हम पूछ लेते हैं आपसे, जरा आंसर फटाफट जो है कि दीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किस जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश का होगा जनसंख्या? बताइए जल्दी जल्दी। दिल्ली का जो है कि आपको होगा, बिल्कुल सही है, दिल्ली का होगा। दूसरे स्थान पे कौन होगा और तीसरे स्थान पे कौन होगा? बताइए जल्दी जल्दी। दूसरे स्थान पे पुडुचेरी होगा और तीसरे स्थान पे जो है कि आपको चंडीगढ़ होगा। लेकिन सबसे अगर कम जो है कि जनसंख्या पूछ ले कि कहाँ है जनसंख्या सबसे कम? लक्षद्वीप ना, लक्षद्वीप का होगा। कहाँ पे? लक्षद्वीप का सबसे कम जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 10K वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसके पास 10K वृद्धि हुआ है? 10K वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में, तब क्या आंसर होगा? दादरा नगर हवेली का जो है कि आपको होगा। किसका होगा? दादरा नगर हवेली का होगा। और 10K वृद्धि सबसे कम करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। कौन बना है? लक्षद्वीप जो है कि आपको बना है। चलिएगा, जनघनत्व अगर पूछ दे सबसे अधिक किसके पास है? सबसे अधिक जो है कि आपको दिल्ली के पास जो है कि आपको केंद्र शासित चल रहा है ना, तो दिल्ली बोलेंगे। केंद्र शासित पड़ रहा है, दिल्ली बोलेंगे, ठीक है ना। और राज्य बोलेगा तो बिहार बोलेंगे, राज्य बोलेगा तो बिहार बोलेंगे। लेकिन अगर सबसे कम जो है कि जनघनत्व पूछ दे, तब किसका हो जाएगा सबसे कम जनघनत्व? तब हो जाएगा अंडमान निकोबार का। किसका हो जाएगा? अंडमान जनघनत्व है ना, जनसंख्या नहीं बोल रहे, जनघनत्व बोल रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है कि आपको हो जाएगा। और यहाँ पर मात्र कितना है? 46 लोग मात्र यहाँ पर निवास जो है कि आपको करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ दे, लिंगानुपात में सबसे अधिक किसका है लिंगानुपात? तो लिंगानुपात सबसे अधिक है पुडुचेरी का। किसका है? पुडुचेरी का सबसे अधिक जो है कि आपको हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला बोल दे तब कौन हो जाएगा? दमन एवं दीप जो है कि आपको हो जाएगा। जो आपका प्रश्न था कितना है? 618 जो है कि आपको था। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे आपको बोल रहा है ना कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन होगा केंद्र शासित में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होगा, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम की बात करेगा, न्यूनतम वाला कौन हो जाएगा? तो न्यूनतम हो जाएगा दादर नगर हवेली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादर नगर हवेली जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। सर्वाधिक जो है कि पुरुष साक्षरता भी बोलेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और सर्वाधिक जो है कि महिला साक्षरता भी लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे कम जो है कि आपको पुरुष महिला साक्षरता में कौन हो जाएगा? दादरा नगर हवेली जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादरा नगर हवेली जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है कि आपको देखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। सबसे छोटा केंद्र शासित जहां पे आदमी कम रहता है वो कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये है लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप जो है कि आपको होगा। लक्षद्वीप जो है
आप अभी बोलिए अंडमान जनसंख्या निकोबार की ना। दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, मतलब जनसंख्या मतलब कि छोटा, मतलब नहीं समझे बात को कि यहाँ पे जनसंख्या ही कम रहता है। अंडमान है ना, जनसंख्या ही कम रहता है, वहां पे जनघनत्व चल रहा था। अंडमान निकोबार में क्या चल रहा था, जनघनत्व जो है कि आपको यहाँ जनसंख्या ही कम है, यहाँ पर है ना, आदमी ही कम रहता है। ठीक है ना, ये जो है कि आपका सारा सवाल था। आगे चलते हैं 86 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 86 क्या बोलता है? 86 बोलता है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसके पूर्ति मात्रा के मध्य का संबंध क्या होता है? तो उसके पूर्ति मात्रा का मध्य का संबंध जो है कि आपको कैसा, तो ये है आपका धनात्मक संबंध जो है कि आपको बनाता है ना। आपूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति आपूर्ति के बीच जो है कि आपको संबंध को बताता है। और यह नियम के अनुसार अन्य चीज समान होने पर आपूर्ति की गई वस्तु की मात्रा सीधे उसकी कीमत के साथ जो है कि क्या होती है, कीमत के साथ जो है कि आपको बदलती है। इसलिए कीमत और आपूर्ति के बीच जो है कि आपको कैसा संबंध है, तो सकारात्मक जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको होने वाला है, मतलब पॉजिटिव संबंध जो है कि आपको होने वाला है। कच्चा माल में सम्मिलित किया जाता है। किसको किसको कच्चा माल में सम्मिलित किया जाता है? तो ये जो है कि कार्यशील पूंजी को कच्चा माल में जो है कि आपको सम्मिलित जो है कि आपको किया जाता है, कार्यशील पूंजी। ये भी क्वेश्चन जो है कि दरोगा का पूछा गया है। कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है कि उत्पादन के दौरान कच्चे माल की, है ना, विविधता और हाथ में जो है कि आपको क्या है, पैसा से जो है कि आपको होता है। तो स्थिर पूंजी एक जो है कि व्यवसाय में कुल पूंजी का हिस्सा है, जो व्यवसाय में लगभग अस्थाई जो है के रूप में जो है कि आपको रहता है। और मानव पूंजी श्रम की क्षमता और गुणों का आर्थिक मूल्य होता है, जो उत्पादकता को प्रभावित जो है कि आपको करता है। शिक्षण और प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधनों को, है ना, मानव पूंजी में क्या किया जा सकता है, बदला जो है कि आपको जा सकता है। भौतिक पूंजी कंपनी की गैर मानवीय संपत्ति को संदर्भित जो है कि आपको करती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करती है, मदद जो है कि आपको करती है। प्राकृतिक साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है, उसे ही कैसा साधन कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन जो है कि आपको जैसे भौतिक रूप से जो है कि आपको भूमि, जल, मृदा, खनिज, वायु और जैविक जैसे वनस्पतियां, अन्न जो है कि वन्य जीव और जलीय जीव, मस्तिष्की दोनों जो है कि आपको शामिल होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है 88 नंबर सवाल बोल रहा है क्या, कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य होता है पैसा को जमा करना और ऋण को जो है कि आपको जमा करके और जो है कि आपको ऋण को देना, या पैसा जमा करना, निकालना और पैसा क्या करना, ऋण के रूप में देना, किसी को जो है कि बैंक लोन के रूप में जो है कि आपको देना। यही सब जो है कि आपको काम किसका होता है, व्यावसायिक बैंकों का होता है। और जितना सारा पैसा जिसमें आप अकाउंट खुलवाते हैं, ये सब कैसा बैंक है, सबका सब जो है कि आपको व्यावसायिक बैंक जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर, व्यावसायिक बैंक होने वाला है। देखिएगा क्या बोलता है कि व्यावसायिक बैंक वह संस्थान होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है। यहाँ पर जाके क्या करते हैं, पैसा को हम लोग जमा करते हैं, तथा जब लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उसे क्या देती है, तब देखिएगा तो ऋण के लिए उधार भी जो है कि आपको देती है। और अधिकार के आधार पर बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय बैंक होते हैं और दूसरा कैसा बैंक होता है, दूसरा होता है वाणिज्यिक बैंक। कैसा बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक होता है। केंद्रीय बैंक को शीर्ष बैंक कहा जाता है, जो किसी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति को तैयार करने के लिए जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है बताइए तो? आरबीआई। आरबीआई जो है कि आपको होता है। वाणिज्यिक बैंक वो बैंक को कहते हैं जो पैसा को जमा करना, ऋण सुविधा प्रदान करना और अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह में मदद करता है। वाणिज्यिक बैंक व्यक्तियों को व्यवसाय और वित्तीय सेवाएं के लिए जो है कि आपको क्या देता है, पैसा प्रदान जो है कि आपको करता है, ये वाणिज्यिक बैंक करता है। सर, तो वाणिज्यिक बैंक वाणिज्य का का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई सबसे बड़ा, वाणिज्यिक में सबसे बड़ा एसबीआई, ठीक ना, एसबीआई। 16 बैंक ना था सर, 16 की 14 बैंक था वाणिज्यिक 14 बैंक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना? हाँ 14, सॉरी 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर जो है कि 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ था, है ना। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य जो है कि आपको दो भागों में बांटा गया है। एक जमा को जो है कि आपको क्या करना, जमा को स्वीकार करना, दूसरा जो है कि आपको क्या करना, ऋण को जो है कि उपलब्ध कराना। व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य के साथ साथ जो है कि आपको गौण कार्य भी होता है, जो निम्न कार्य है। गौण कार्य जो होता है जो निम्न है, जैसे क्या क्या कार्य इसके गौण होते हैं,
व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न मुद्रा को एकत्रीकरण करता है और उसका क्या करता है, और उसका भुगतान भी जो है कि आपको करता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियां, बॉन्ड को, प्रतिभूति को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, है ना, प्रतिभूतियों को जो है कि खरीदने का कार्य करता है और बेचने का भी कार्य करता है। देखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि जो बिकाता है तो क्या हो गया, बैंक का प्रतिभूति हो गया, बॉन्ड हो गया, जो हम लोग खरीदते बेचते हैं, है ना। बैंक अपने ग्राहकों के कहने पर उसकी संपत्ति को ट्रस्टी अथवा प्रबंधन के रूप में भी जो है कि आपको कर सकता है, ठीक ना। व्यापारिक बैंक जो है कि आपको विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय और अंतरराष्ट्रीय जो है कि व्यापार को बढ़ावा जो है कि आपको देने का कार्य जो है क्या आपको करता है। और बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी जो है कि देता है, इसमें हम लोग दस्तावेज, जेवर जेवरात इत्यादि जो है कि आपको रखते हैं, है ना। और बैंक अपने ग्राहकों को व्यापारिक जो है कि आपको सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्रित करके वित्तीय मामले में इसे सलाह भी जो है कि आपको दे सकता है। ये सब गौण कार्य हो गया, किसका, बैंक का गौण कार्य हो गया। आगे चलते हैं 89 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 89वां सवाल बोल रहा है कि वर्ष 1991 ईस्वी में, है ना, भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था। तो मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था, यहाँ भुगतान पैसे का संकट आ गया था, खाने के लिए क्या नहीं था, रुपया नहीं था, तो भुगतान संतुलन में क्या हो गया था, यहाँ पर संकट आ गया था 1991 में। और 1991 में किसकी सरकार थी, अब जस्ट हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, है ना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और वहां पे वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो है कि आपको वित्त मंत्री जो है कि आपको रहते हैं। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। और इसी समय जो है कि एक, इनका रिपीट हो रहा, बंद कीजिए, एलपीजी जो है कि आपको आता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान जो है कि संतुलन, है ना, बीओपी जो है कि आपको नियंत्रण नकारात्मक जो है कि आपको हो रहा था, नीचे नीचे जो है कि आपको गिर रहा था। और किसी विशेष अवधि, उदाहरण के लिए 1/4 या 1 वर्ष में देश में आने वाले सभी धन शेष जो है कि विश्व में धन के, है ना, वही जो है कि आपको प्रवाह के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है ना, यही बीओपी कहलाता है, बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना, यही क्वेश्चन पूछा था, कब शुरू है अंत्योदय अन्न योजना, 2000 ईस्वी में जो है कि आपको शुरू किया गया था। और 2000 ईस्वी में कैमी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। और इसका शुभारंभ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और गरीब से, है ना, बीपीएल वाला कार्ड जो है कि आपको था नहीं, है ना। आगे चलते हैं, गरीब, अब तो सबको खत्म करके अब तो सीधे जो है कि आपको अन्न योजना जो है कि आपको दिया जाता है, तो सब खत्म हो चुका है ना। नया अभी भी है गरीब, अभी अब कहाँ जो है कि अब बीपीएल कार्ड जो है कि देखते हैं, तो सबको जो है कि हम लोग की तरफ बहुत सारे लोग को मिलता है, वाला को ज्यादा मिलता है, बीपीएल वाला कम मिलता है। अच्छा, अभी भी है, एपीएल होता है सर, तो था समाप्त कर दिया गया क्या, चलिए ठीक है। 50 किलो अनाज फिक्स रहता है, 50 किलो बीपीएल वाले को, 35 केजी, नहीं 50 किलो, शहर में तो 50 किलो मिलता सर, नहीं सर 35 मिलता, गलत इन्फॉर्मेशन। जितना आदमी जाता है उतना उसमें मिलता है। ये मेंबर अनुसार ना, एक आदमी को 5 पर्सन जो है कि आपको दिया जाता है ना। ये तो हो गया हम लोग साधारण, जिसका जो है कि आपको नाम है उसको है, बीपीएल एपीएल वाले की बात कर रहे हैं। अंत्योदय में फिक्स रहता है सर। हाँ नहीं, बीपीएल वाला में 35 केजी, ऐसे जो देते हैं एपीपी में, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी होते हैं। हाँ, एपीएल वाले में 5 किलो होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन बीपीएल वाले में कंफर्म कर लीजिएगा, कंफर्म है 35 किलो, हम कंफर्म है। मेरे भैया को परिवार में अंत्योदय वाला को देता है ना, शायद पहले मिलता था सर, क्योंकि पहले एक्स्ट्रा ना मिलता था, एक साल पहले ज्यादा ना मिलता था 2022-23 में। अच्छा, लॉकडाउन वाला में उसके कारण हुआ, लॉकडाउन वाला में तो ये प्रत्येक व्यक्ति पे 5 केजी तो पैसे के देते थे, अब 5 केजी एक्स्ट्रा देते थे। अब तो 5 केजी है ना, पैसे भी नहीं दिया जाता है ना। अब तो वाला तो फ्री वाला जो है कि समाप्त हो चुका है, वो तो प्रधानमंत्री हो गया, ओ हो है ना।
सर इसीलिए वाला ना कहते हैं कि जी है, सही सुप्रीम कोर्ट इधर इन्फॉर्मेशन बोले थे कि ये सब फ्री सब हटाइए, फ्री की वजह से बेरोजगारी हाँ, तो बढ़ रहा है, सुप्रीम सब कोर्ट काम जो करना नहीं ऊपर से चाह रहा है कल लोग। ऐलान किया है, जो सारा जितना इंसान को पैसा सब देता है फ्री का और ये राशन सब देता है, सबको बंद कीजिए। जहाँ चुनाव हो रहा है वहां सब योजना ला दे रहा है, ये सब बंद जी। करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला सुनिएगा। अगला बोलता है कि यदि सीमांत उपभोग प्रकृति एमपीसी इक्वल टू 0.8 है तो इसका गुणक का मान क्या होगा, है ना। इसका गुणक का मान जो है कि आपको निकालना होगा। क्या दिया है इसका आंसर, 5 दिया है ना। गुणक निर्धारित करने का सूत्र क्या होता है, m इक्वल टू 1, है ना। और 1 माइनस के क्या है, 1 माइनस जो है कि आपको एमपीसी जो है कि आपको होता है ना। जहां एमपीसी का मान जो है कि कितना दिया है, एमपीसी का मान जो है कि आपको दिया है 0.1। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, 0.8 को घटाएंगे तब घटाइए तो 1 अपॉन जो है कि आपको क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 0.2 को काटिए तो ये 5 नहीं हो जाएगा, होगा 5 कि नहीं होगा, है ना। तो ये 5 हो जाएगा, अर्थात m का मान क्या होता है, m का मान जो है कि आपको 5 हो गया। इसका फॉर्मूले होता है कि m इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। एम पी सी का मान जो है कि आप को दिया है, इस वाले फॉर्मूला पे रखिए। एमपीसी का मान से एम जो है कि आपको क्या कर लीजिए, फाइंड आउट जो है कि आपको कर लीजिए, है ना। ये जो है कि 1275 फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि आपको सवाल था। अब जो चल रहा है 1275 सेकंड शिफ्ट का जो है कि आपको सवाल शुरू होगा, ठीक ना। सेकंड शिफ्ट का सवाल होगा शुरू। आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। ये सवाल बोल रहा है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नॉर्मल है, क्वेश्चन बिहार बताइए में। कहाँ पे। ये जो है कि आपको बिहार अच्छा, पे जो है कि आपको होगा, ठीक ना, बिहार पे होगा। आगे चलते हैं। बिहार के जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करेंगे वो अरुणाचल कौन होगा, प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना, 17 जो है कि आपको प्रति व्यक्ति जो है कि आपको वर्ग किलोमीटर होगा। आगे चलते हैं। मुद्रा की प्राथमिकता, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है विनियम का माध्यम होता है। और मूल्य का क्या होता है, मापक जो है कि आपको होता है। ए और बी दोनों जो है कि आपको दिया है, और हाँ ठीक तो है, सी होगा, ए और बी इसका दोनों होगा। मुद्रा करेंसी, करेंसी जो है कि आपको पैसा या धन का उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन के कार्य और विक्रय जो है कि आपको होते हैं। कुछ चीज को खरीदना है, कुछ चीज को बेचना है, तो वही जो है कि आपको क्या हुआ, मुद्रा जो है कि आपको हुआ। और इसमें सिक्का और कागज नोट मतलब दोनों जो है कि आपको आते हैं, मुद्रा के रूप में दोनों आता है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि प्राथमिक मुद्रा, प्राथमिक कार्यों में मुद्रा के उन सब कार्यों को शामिल करते हैं जो प्रत्येक जो है कि देश में प्रत्येक समय मुद्रा द्वारा जो है कि किया जाता है। और इसमें दो कार्य जो है कि आपको शामिल किया जाता है। एक पहला कार्य होता है विनियम का माध्यम होता है, दूसरा होता है मुद्रा का मापक होता है। विनियम का मुद्रा क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। विनियम का माध्यम, विनियम के माध्यम का अर्थ होता है कि मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने वस्तुओं को क्या कर सकता है, वस्तुओं को बेचना तथा उसके स्थान पर दूसरी वस्तुओं को क्या करना, खरीदना। ये जो है कि आपको हो सकता है। मुद्रा क्रय और मुद्रा विक्रय दोनों जो है कि बहुत ही आसान जो है कि आपको बना देता है, विनियम के माध्यम से जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगला है कि मुद्रा का मूल्य का जो है कि मापक की बात करेंगे। मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को क्या कर सकते हैं, मूल्यों को माप सकते हैं कि इतना रुपया दे रहा है और इतना ही सेवा दे रहा है, तो इससे मापांक भी हो सकता है। बहुत पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कि आपको होता था, तब उसमें वस्तुओं के मूल्यों को मापने में बहुत जो है कि आपको क्या होती थी, कठिनाई जो है कि आपको होती थी। अब वर्तमान में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों को मापने में कोई कठिनाई जो है कि आपको क्या नहीं होती है, कोई कठिनाई नहीं होती है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि मुद्रा का गौण कार्य क्या क्या होता है। तो मुद्रा का गौण कार्य बोलता है कि गौण कार्य वो कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्यों की सहायता करते हैं। और धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था विकसित होता है तो सहायक कार्यों की भूमिका बढ़ जाती है। सहायक कार्यों में हम निम्न कार्यों को शामिल कर सकते हैं।
सबसे पहला क्या बोलता है कि स्थगित भुगतान का मान। मुद्रा में इस कार्य में हम उन भुगतान को शामिल करते हैं जिनका भुगतान वर्तमान में न कर भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उसे ही स्थगन भुगतान का मान कहा जाता है। दूसरा है कि मूल्य का संचय। मूल्य का संचय क्या बोल रहा है कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रचलित थी उस समय केवल वस्तुओं को आपस में विनिमय कर सकते थे और वस्तुओं को संचित नहीं कर सकते थे, यही है मूल्य का संचय। परंतु मगर आपको यह मुद्रा का खर्च करने का विचार ना हो तो आप मुद्रा का क्या कर सकते हैं, संचय भी जो है कि आपको कर सकते हैं, रख सकते हैं। आगे चलते हैं, मुद्रा का हस्तांतरण। हस्तांतरण क्या बोलता है कि मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। मुद्रा में सामान्य जो है कि स्वीकृति अथवा तरलता का गुण होने के कारण हम इसको आसानी से क्या करते हैं, हस्तांतरित कर पाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। जब लोगों के पास ज्यादा धन होता है तो वो इसको उधार देकर ऋण के रूप में जो है कि आपको क्या प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। और इन लोगों को मुद्रा की जो है कि आपको आवश्यकता होती है, वह मुद्रा के द्वारा अपनी जो है कि आवश्यकताओं को क्या करते हैं, आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा बोलता है कि मुद्रा का अन्य कार्य की बात करेंगे, अधिकतम है ना संतृष्टि मुद्रा को खर्च करके संतृष्टि मुद्रा को खर्च करके एक व्यक्ति अधिकतम संतृष्ट प्राप्त जो है कि आपको कर सकता है ना, या प्राप्त करता है, क्योंकि मुद्रा का वह वस्तुओं तथा सेवाएं खरीदता है तथा उस पे उपयोगिता प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय के वितरण पूंजी की तरलता में वृद्धि एवं साख का आधार जो है कि आपको होता है। और टॉपिक कौन सा है, मनी और बैंकिंग से ये टॉपिक होने वाला, टॉपिक का नाम भी लिख दिया है। 94 नंबर सवाल बोल रहा है क्या, देखिएगा 94 सवाल बोल रहा है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन डैश साधन होता है। तो सबसे अधिक प्रचुरता कहाँ पे, श्रम साधन में जो है कि आपको होता है। कहाँ पे होता है, श्रम साधन में होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रचुरता, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है, तो यह श्रम साधन जो है कि आपको होने वाला है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन एक शब्द है जो भूमि, श्रम और पूंजी का वर्णन करता है। इसका उपयोग उत्पादनों में जैसे सामान या सेवाओं में का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। उत्पादन का अर्थ होता है कि है ना, कुछ उत्पन्न करना जो हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाता है, उनका हमारे पास पहुंचना उत्पादन का ही परिणाम होता है। इस कार्य को है ना अनेकों साधन का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्पादन सुगमता से हो सके, और इसमें आते हैं श्रम, पूंजी और भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन, तकनीक और प्रबंधन, साहस और उद्यमशीलता। ये सब उत्पादन के साधन हैं तथा इन्हें से ही उत्पादकता सफल होती है। उत्पादन के कारण के रूप में श्रम आसानी से उपलब्ध होता है। विशेषकर भारत जैसे देशों में श्रम कुशल और अकुशल हो सकता है। बेरोजगार के कारण है ना इसे प्राप्त करना आसान जो है कि आपको होने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अन्य सभी कारकों में से यह सबसे प्रचुर कारक क्या है, श्रम जो है कि आपको होने वाला है। भूमि एक सीमित संसाधन है जिसका सृजन नहीं किया जा सकता। क्या भूमि है तो अब बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। पूंजी एक महंगा कारक है और इसलिए इसे हासिल करना आसान नहीं होता है ना। उद्यमिता के लिए कौशल, योग्यता और ज्ञान की क्या होती है, आवश्यकता जो है कि आपको होती है ना। फैक्टर एंड प्रोडक्शन से ये जो है कि आपको चैप्टर से टॉपिक से सवाल होने वाला है। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग जो है कि आपको होता है, तो वह मांग को क्या कहते हैं, D = C+I कहते हैं। C क्या होता है, D होता है डिमांड, C होता है जो है कि आपको क्या होता है, कंसुपेशन जो है कि आपको होता है, और I होता है इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको होता है। 96 नंबर सवाल बोलता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन करके और जो है कि वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे खेत का प्रयोग करके हम आलू को उत्पादन करते हैं तो कृषि हो गया। तो कृषि किसका हो गया, प्राथमिक का हो गया ना। बस खाली लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी क्वेश्चन वही रखा है।
प्राकृतिक से समझ सकते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को 3 प्रकार से श्रेणी में विभाजित किया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम क्षेत्र किसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक गतिविधि, क्या बोलता है, आर्थिक गतिविधि प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, जैसे खेती, कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पालन इत्यादि जो है कि आपको ये सब किसमें आएगा, ये सब जो है कि आपको पहले में जो है कि आपको आएगा, भेड़ पालन, वानिकी, खनन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल का विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में क्या करना, बदलना, इसे ही विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो है कि आपको बन जाता है। और तृतीय क्षेत्र का विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है कि शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, है ना, संस्कृति, भोजन, मनोरंजन इत्यादि जो है कि आपको आता है। लोक प्रशासन, सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि आता है। और इसमें सेवा क्षेत्र जो है कि इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, किसको, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है। प्राथमिक क्षेत्र घटेगा, तृतीय क्षेत्र क्या होगा, तृतीय क्षेत्र जो है क्या आपको बढ़ेगा, है ना। तभी अर्थव्यवस्था क्या होगा, तभी अर्थव्यवस्था आपका मजबूत जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, यूनिवर्सली होगा। प्राथमिक क्षेत्र का मान घटना और तृतीय क्षेत्र का मान को बढ़ना, तभी आपका देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा, ग्रो करेगा, मतलब विकास जो है कि आपको करने वाला है। क्लियर है ना, विकास जो है कि आपको करने वाला है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं कि बिहार के निम्न में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज उत्पादन की सूची में जो है कि आपको होने वाला, अभी जस्ट बात किया ना, जमुई में करमटिया का खान जो है कि आपको जमुई में स्वर्ण भंडारण के लिए होने वाला है ना। बिहार के जमुई जिला में सबसे अधिक स्वर्ण भंडारण पाए जाने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक का कोलार खान स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास में पाइराइट सबसे अधिक भंडारित है और बिहार देश का 95% पाइराइट संसाधनों को नियंत्रित कौन करता है, तो ये बिहार करता है। और बिहार में सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन कौन सा जिला, ये करता है रोहतास करता है ना, रोहतास करता है। और यह प्राथमिक भंडारण होते हैं, प्राथमिक भंडारण है। और यह एक लोहा का यौगिक होता है जिसका उपयोग ज्यादातर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में जो है कि पाइराइट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। 98 नंबर सवाल की बात करेंगे। 98 नंबर सवाल बोलता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जो है कि जनसंख्या घनत्व रही थी। कहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा, अभी जस्ट पढ़े हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको रहा है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम रहा है, पुडुचेरी में सबसे अधिक रहा है, उसका लक्षद्वीप में, तब द्वीप में, तब दादर नगर हवेली, तब अंडमान निकोबार में कितना है, 46 जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं, है ना। जनसंख्या घनत्व सर तो दिल्ली नहीं होगा सर, कैसे केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली आना चाहिए। ठीक, संबंधित केंद्र शासित प्रदेश, है ना। संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व जो है कि आपको सबसे अधिक दिल्ली छोड़ दिया है, यहाँ पर दूसरे स्थान ये ऑप्शन का ही दिया है सिर्फ सर, हाँ समझ गए। हाँ, ये संबंधित जो है कि आपको दिया है यहाँ पर जो है कि संबंधित जो यहाँ पर ऑप्शन चर्चा है ना, उसी का जो है कि आपको दिया है। क्लियर है। आगे चलते हैं। जनघनत्व जो है कि आपको तात्पर्य होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाला व्यक्तियों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। और राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, सबसे अधिक राज्यों में कौन है, बिहार जो है कि आपको होने वाला होगा, पश्चिम बंगाल, तब केरल होगा, तब उत्तर प्रदेश, तब हरियाणा होगा। और राज्य में न्यूनतम की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में 17 जो है कि आपको होगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम जो है कि आपको दूसरे स्थान पे, सिक्किम तीसरे स्थान पे, नागालैंड चौथे पे, मणिपुर 5वें स्थान पे जो है कि आपको होने वाला है। 99 नंबर सवाल बोलता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो पूर्णिया होगा। लेकिन वही अगर महिला में पूछ देता तब क्या हो जाता, महिला में तब हो जाता, आंसर बदल जाता, तब क्या हो जाता आंसर, सहरसा तब हो जाता सहरसा, तब क्या हो जाता सहरसा, फिर आंसर जो है कि आपको बदल जाता। दोनों में टॉप कौन कर रहा है, रोहतास जो है कि आपको कर रहा है। उच्चतम में रोहतास है, रोहतास में 75.59% है, जबकि सबसे कम साक्षरता जो है कि आपको पूर्णिया का 52.49 जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना, 52.49 होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि निम्न में से 100वां नंबर आखिरी सवाल, इसी पे चर्चा कर लेता है। अगला बोल रहा है कि निम्न में से किस जो है कि आपको किस कारक से, है ना, कारक से
मांग की गई मात्रा में कारण से मांग की गई मात्रा में वृद्धि और कमी जो है कि आपको होता है, तो यह क्या दे रहा है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन कर देंगे तो मांग में भी जो है कि कमी भी हो सकता है और मांग में जो है कि आपको वृद्धि भी जो है कि आपको हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर जो है कि आपको हो गया है। आते हैं आगे, देखते हैं 101 है ना, छोड़ दीजिए, यहां से देखेंगे कल 101 कितना इसमें सवाल इसमें दिया होगा टोटल, एक बार रुकिए ये बता ही देते हैं कितना सवाल है टोटल। 100 तक हम लोग पहुंचा चुके